डॉक्टर नरेंद्र शाह। मैं डॉक्टर नरेंद्र शाह आज डिग्री ऑनर्स के स्टूडेंट से फ्रांस की 1789 क्रांति के तात्कालिक कारण पे बात करूंगा और प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर को समाप्त किया जाए। हम लोगों ने अभी तक फ्रांसी क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में बात की थी और फिर हमने फ्रांसी क्रांति की जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी, जो उसका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड था, जो इंटेलेक्चुअल कॉजेस थे, उन पे बात की थी। लेकिन फ्रांस की ये सारी बुराइयां एक तरफ, फ्रांस के बुद्धिजीवियों का प्रभाव एक तरफ, इन सब के बावजूद संभवतः वहां क्रांति नहीं होती अगर वहां के राजा की वित्तीय स्थिति, जो उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी, वो खराब नहीं होती। अब ये समझाना जरूरी है, पर उसके पहले थोड़ी सी बात कि फ्रांस की जो 1789 की क्रांति हुई थी, उस पर विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव था। थोड़ा सा इंग्लैंड का प्रभाव था, पड़ोसी देश था फ्रांस का, और इंग्लैंड में लोगों ने 1688 में एक महान क्रांति की थी, गौरवपूर्ण क्रांति जिसे आप जानते हैं, और वहाँ पर उसके बाद एक वैधानिक शासन की स्थापना हुई थी। और फ्रांस के लोगों के लिए इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही आदर्श थी। वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, कैबिनेट था, पार्लियामेंट था, बाइकैमरल पार्लियामेंट था, राजा का अधिकार बेहद सीमित था, संसद सर्वोच्च था और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो थी वो सुरक्षित थी। फ्रांस में ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोई एग्जिस्टिंग संसद था, राजा जो था वो निरंकुश था। तो फ्रांस के लोगों के मन में ये आकांक्षा होना कि उनके देश की राजनीतिक स्थिति इंग्लैंड की ही तरह हो, व्यवस्था इंग्लैंड की तरह हो, ये बहुत स्वाभाविक था। एक दूसरा असर पड़ा था फ्रांस की क्रांति से कुछ वर्ष पहले 1770 के दशक में अमेरिकी क्रांति हुई थी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसमें उत्तरी अमेरिका के जो उपनिवेश थे, जिनको बाद में उनका विस्तार हुआ और आज की तारीख में हम उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, यूएसए के नाम से जानते हैं, तो उन लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वहाँ पर इंग्लैंड के कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया और फ्रांस से भी कुछ वॉलंटियर्स गए थे वहाँ पर अमेरिकी क्रांतिकारियों को सहायता देने के लिए। तो वहाँ पर जो संविधान बना, उस पर फ्रांस के दार्शनिकों के विचारों को लोग देख सकते हैं, वो स्पष्ट था। तो ये फ्रांस के लोगों को, और फ्रांस ने मदद भी की थी वो क्रांतिकारियों की, तो जब लौट कर आए घर तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में ये इच्छा पैदा हुई कि जिस किस्म का प्रयास उन्होंने विदेशों में किया और फ्रांस के दार्शनिकों का प्रभाव जिस तरह से देखने को मिला वास्तविक जीवन में, तो उनके मन में भी इच्छा थी कि फ्रांस में भी कुछ वैसे ही परिवर्तन हो, वैसे ही लोगों के कुछ मूलभूत अधिकारों की स्थापना हो। तो ये एक दूसरा कारण था। ये दो जो विदेशी प्रभाव था, इंग्लैंड का प्रभाव और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रभाव, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा था फ्रांस की क्रांति को लाने में। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया कि इन सारी बातों के बावजूद फ्रांस में संभवतः 1789 में क्रांति नहीं होती अगर फ्रांस के राजा का खजाना खाली नहीं होता। अब यही जो थी वो फ्रांस की जो क्रांतिकारी स्थिति थी, रिवॉल्यूशनरी सिचुएशन था, उसका एसेंस था, क्योंकि राजा जो था उसके पूरे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का वो लिंचपिन था और वो बहुत आर्थिक संकट में था। अब लुई 16वां, जिसके समय में ये क्रांति हुई थी, वो 1774 में फ्रांस का राजा बना था। उसके समय तक आते आते फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी।
लुई 14वें के युद्धों ने, आप लुई 14वां का नाम जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं। लुई 14वें के युद्धों ने फ्रांस पर बहुत कर्ज पैदा कर दिया था। लुई 15वां जो था उसका सक्सेसर वो बहुत ही इनएफिशिएंट था। लुई 16वां जब सत्ता में आया तो उसने ये समझ लिया था कि फ्रांस की वित्तीय स्थिति खराब है और उसने योग्य व्यक्तियों को अपना अर्थ मंत्री बनाया, अर्थ विभाग का, फिनेंस डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया और उन लोगों ने प्रयास किए कि फ्रांस की जो वित्तीय स्थिति है उसको थोड़ा सुधारा जाए। इस क्रम में हम लोग तुर्गो का नाम लेते हैं, फिर से हम लोग नेकर का नाम लेते हैं। इन लोगों ने थोड़ी कोशिश की कि फ्रांस की वित्तीय स्थिति को सुधारा जाए। तुर्गो ने भी प्रयास किया, नेकर ने भी प्रयास किया, लेकिन दिक्कत ये थी फ्रांस के सामने कि अभी तक राजा जिसका खजाना अक्सर खाली रहता था, अब ये नई बात नहीं थी। फ्रांस के राजा का खजाना जो है वो खाली रहे या राजा वित्तीय संकट में रहे, ये और लगभग सामान्य स्थिति थी। लेकिन था क्या कि अभी तक जिन उपायों से राजा अपने वित्तीय संकट को दूर कर लेता था, नया टैक्स लगा के या बाजार से पैसा बोरो करके, वो सारे के सारे उपाय इतने बेहुदे ढंग से वेस्ट कर दिए गए थे कि राजा के पास फ्रेश पैसा जुटाने का स्रोत नहीं था। आपको हम बता चुके हैं कि फ्रांस में समाज जो था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक सुविधा प्राप्त वर्ग था और एक दूसरा सुविधाहीन वर्ग था। सुविधा प्राप्त वर्ग में चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च के जो पादरी थे और कुलीन वर्ग के लोग थे। और सुविधाएं क्या थी उनको, ये भी बता चुके हैं कि उनको टैक्सेशन का भार उनके ऊपर लगभग नगण्य था। वो राजा को टैक्स नहीं देते थे, तो लगभग, और उनके पास रोमन कैथोलिक चर्च के पास और नोबिलिटी के पास करीब करीब हम लोगों ने देखा था कि करीब करीब 45% जमीन थी। तो इतने पर राजा को टैक्स नहीं मिल रहा था, तो भार जो था वो वहाँ की पेजेंट्री पे आता था। वहाँ का जो कृषक वर्ग था, कृषक वर्ग की स्थिति मतलब कृषक वर्ग वहाँ का काफी बड़ा वर्ग था और फ्रांस की जो सॉइल थी, उसकी जो जमीन थी, उसका 2/5वां हिस्सा उसके पास था और उस पर वो खुद भी काम करता था। लेकिन अब वो लोग पहले ही से राज्य को टैक्स देते हुए और रोमन कैथोलिक चर्च को टाइथ देते हुए और फ्यूडल नोबिलिटी के क्लास को, सामंतवादी वर्ग को उनके जो फ्यूडल ड्यूज थे उनको देते हुए वो पहले ही टैक्सेशन के वित्तीय भार से इतने ओवरबर्डन्ड हो चुके थे, इतने दबे हुए थे कि अब उन पर कोई नया टैक्स लगाया जाना संभव नहीं था। दूसरी तरफ बाजार से भी कर्ज राजा को मिलना संभव नहीं था, क्योंकि सरकार दिवालिया होने की स्थिति में थी। तो दिवालिया होते व्यक्ति को तो कोई कर्ज भी नहीं देता है। तो ये दोनों उपाय जो थे वो राजा के लिए अब संभव नहीं थे। अच्छा, उस समय के हिसाब से फ्रांस बड़ा पॉपुलस, आबादी वाला, धनी और पावरफुल स्टेट था। उसका फॉरेन ट्रेड बहुत बड़ा था और उसका मध्य वर्ग जो था वो बहुत बड़ा मिडिल क्लास था उसके पास, बिजनेसमैन का, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स का। और अभी तुरंत मैंने बताया कि वहाँ का जो कृषक वर्ग भी जो था वो यूरोप के दूसरे देशों के कृषक वर्ग से उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी थी। लेकिन वो लोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मेंटली ज्यादा तैयार थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे, लगातार मांग कर रहे थे कि कुछ सुधार होने चाहिए देश में। एक टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा इक्विटेबल होना चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए। जो उन पे जो कर निर्धारण का जो सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा इक्विटेबल होना चाहिए। मतलब हर जिसके पास भी पैसा है उसको टैक्स देना चाहिए, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हो, सरकार की बेहतर व्यवस्था हो। तो ऐसी इच्छा उनके मन में थी। अभी तुरंत मैंने बताया कि राजा के मंत्रियों ने प्रयास करना शुरू किया। इसी प्रयास के क्रम में एक मंत्री थे नेकर, उन्होंने देखा कि देश की आमदनी कितनी और खर्च कितना है इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। तो उन्होंने एक बजट निकाला, बजट तैयार कर दिया। अब बजट जब उसने तैयार किया और कुछ इस बात के लिए कहा कि
अपने राजा जो है वो सामंती अधिकारों को छोड़े, सामंत लोग भी कुछ अपने अधिकारों को छोड़े। टैक्स फार्मिंग का उसने विरोध किया, लेकिन उसने आय और व्यय का विवरण प्रकाशित कराकर, जिसे आज की तारीख में हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, वो जनता में बंटवा दिया। तो जनता, देश की जो जनता थी वो समझने लगी थी कि उनका पैसा कितने बेहुदे ढंग से और कितने बेकार कामों में खर्च हो रहा है। तो बड़ी बदनामी हुई और रानी जो थी मैरी अंतोनेट, उसके प्रभाव में आकर लुई 16वें ने उसको पदच्युत कर दिया। तो ये जो प्रयास थे राजा की वित्तीय स्थिति को सुधारने के, ये प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन ये प्रयास लगातार असफल हो रहे थे। और फ्रांस की स्थिति जो थी, वित्तीय स्थिति जो थी, वो दिनों दिन और बिगड़ रही थी। आखिरकार एक प्रयास किया गया। राजा ने कैलोन नाम के एक व्यक्ति को फ्रांस का अर्थ मंत्री नियुक्त किया। कैलोन ने एक योजना बनाई। कैलोन की योजना थी, अब क्या है फ्रांस के सामने संकट क्या है कि जिस वर्ग के पास, जो सक्षम वर्ग है, वो टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है, जो रिलेटिवली जो थोड़ा गरीब तबका है, उनकी तुलना में, उन धनी वर्गों की तुलना में उस पे टैक्सेशन का बहुत बड़ा भार है। तो इस संकट का क्या समाधान हो सकता है? इस संकट का समाधान हो सकता है कि हर व्यक्ति से कहा जाए कि उसके पास जितनी संपदा है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना लैंड है, उसके हिसाब से वो टैक्स का भार दे, लोगों पर टैक्स इम्पोज करे, टैक्स लगाए। अब ये तय था कि अगर राजा इस किस्म का कोई टैक्स नोबिलिटी पे लगाए या रोमन कैथोलिक चर्च पर लगाए तो उसका विरोध होगा। तो कैलोन ने एक उपाय सोचा। उसने एक विशिष्ट व्यक्तियों की सभा बुलाई, असेंबली ऑफ नोटेबल्स उसने बुलाया, और उसमें फ्रांस के सामने दो जो समस्या थी उसको रखा। एक समस्या ये थी कि फ्रांस में उस वक्त कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो जनता और राजा के बीच में संवाद, कम्युनिकेशन कर सके। हम लोग चुनते हैं, हम लोग सांसद चुनते हैं, हम लोग एमएलए चुनते हैं, हमारे देश में चुने जाते हैं, तो वो मानते हैं हम कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उनको देश की सरकार के सामने व्यक्त करेंगे, उनको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। तो एक सेतु का काम करते हैं, वो एक पुल का काम करते हैं, एक माध्यम का काम करते हैं देश की जनता और सरकार के बीच में। अब था कि फ्रांस में ऐसी कोई संस्था थी ही नहीं। मैंने आपसे बताया कि स्टेट्स जनरल, जो फ्रांस की फ्यूडल पार्लियामेंट हो सकती थी या थी, वो उसकी बैठक ही नहीं हुई थी 175 साल से। पार्लियामेंट ऑफ पेरिस जो थी और दूसरी जो पार्लियामेंट फ्रांस के दूसरे राज्यों प्रांतों में थी, वो अभिजात्य वर्ग की संस्थाएं हुआ करती थी, बड़े लोग की संस्थाएं हुआ करती थी। तो बहुत सीधे से तो वो अपने ऊपर टैक्स लगाने की मांग को स्वीकार नहीं करते। तो उसने क्या किया कि एक असेंबली ऑफ नोटेबल्स बुलाई, विशिष्ट व्यक्तियों की एक सभा बुलाई, और उसने सोचा कि अगर नोबिलिटी और चर्च के बड़े लोग और कुछ प्रतिनिधि मध्यम वर्ग के भी थे, समझदार लोग अगर बैठेंगे तो शायद वो इस बात के लिए सहमत हो, उनको मनाया जा सके कि वो ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि वो भी टैक्स दें देश को। अच्छा, इस वक्त तक आते आते, फ्रांसी क्रांति के बाद आते आते एक सिद्धांत स्थापित हो गया था फ्रांसी क्रांति में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमारे प्रतिनिधि नहीं तो टैक्स नहीं। उसका मतलब ये था कि अमेरिका के जो क्रांतिकारी थे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो लोग थे, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे, उनकी मांग ये थी कि अगर इंग्लैंड की संसद उन पर टैक्स लगाना चाहे तो उसके पहले जरूरी होगा कि उस संसद में उनका प्रतिनिधि हो। क्योंकि उस संसद में अमेरिकी लोगों का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इंग्लैंड की संसद को या इंग्लैंड की सरकार को उन पर टैक्स लगाने का कोई हक नहीं था। तो एक ये लगभग बात स्थापित हो चुकी थी कि अगर किसी संस्था में, किसी बॉडी में, किसी पॉलिटिकल बॉडी में, किसी राजनीतिक संस्था में, प्रतिनिधि संस्था में हमारे प्रतिनिधि होंगे और वो तब हम पर टैक्स लगाएंगे तो शायद हम वो टैक्स देने के लिए ज्यादा तत्पर होंगे। तो उसने सोचा कि
असेंबली ऑफ नोटेबल्स के सामने ये प्रस्ताव रखा कि समय समय पर सभाएं बुलाई जाए, वो टैक्स निर्धारण करें, और चूंकि उसमें लोगों के प्रतिनिधि होंगे तो लोग वो टैक्स देने को तैयार हो जाएंगे। पर असेंबली ऑफ नोटेबल्स, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वो तो खुद अभिजात्य वर्ग की संस्था थी, बड़े लोगों की संस्था थी, उसने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। अब ऐसा होता है, आपने देखा होगा या कि बहुत बार किसी ऐसे कदम से जिससे उस किसी वर्ग विशेष के हितों को आघात पहुंचे, उस वर्ग के लोग भी सुधारों का प्रयास करते हैं।